हाय गाइस, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। सो एक सिचुएशन लिखी है मैंने यहाँ पे, लेट्स सी क्या है। एक है मिस्टर मुकेश, ठीक है। एक है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है, ठीक है। मुकेश जी एक्स लिमिटेड के पास आते हैं कि उनको कुछ गुड्स चाहिए। मतलब इनकी टॉय की फैक्ट्री है, आई मीन ये टॉय के रिटेलर हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टॉयज़ की। तो इससे ख़रीदते हैं या आगे फिर बेच देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए के टॉयज़ ख़रीदे इनसे, मुकेश जी ने। पर ये ख़रीदे क्रेडिट पर, 3 महीने के क्रेडिट पर। क्रेडिट पर मतलब कि उधार पर ख़रीदे, 3 महीने में पैसे दे देंगे, ऐसा बोला। एक्स लिमिटेड जो था उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो पैसे लेके भाग गए तो, या फिर पैसे मुझे नहीं मिले तो इन्होंने क्या करा, एक्स लिमिटेड ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, जिसमें क्या लिखा, आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स क्या है, जो हमने क्रेडिट पीरियड डिसाइड किया है, क्रेडिट पीरियड, पे रुपीज़ 1.5 लाख जितने का सामान है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, टू एक्स लिमिटेड। ये बना भी एक्स लिमिटेड रहा है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना एक्स लिमिटेड रहा है। कह रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स 1.5 लाख रुपए पे कर देना एक्स लिमिटेड को विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। तो इस पेपर को बनाने के बाद वो ये थमा देते हैं, मुकेश को बोलते हैं भाई मुकेश जी यहाँ पे साइन करो। मुकेश जी यहाँ पे साइन कर देते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, 3 महीने बाद मैं ये पैसे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन कर देते हैं एक्स लिमिटेड, ठीक है। एक्स लिमिटेड बेसिकली उनका ऑथराइज सिग्नेटरी उस कंपनी का जो भी होगा वो साइन कर देता है। तो इस कागज़ के टुकड़े को हम कहते हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये बाइंडिंग हो जाता है दोनों पार्टीज़ पर, मतलब कि बाइंडिंग हो जाता है मतलब कि अब 3 महीने बाद अगर ये क्या नाम है इसका, मुकेश पैसे लेके भागना चाहेगा तो नहीं भाग पाएगा। ये लीगली उसको इन्फोर्स करता है कि ये पैसे उनसे मिल जाए, ठीक है। 2-3 चीज़ें इसमें समझने वाली है। जिस बंदे ने ये बिल ड्रॉ करा, ड्रॉअर वो होता है ड्रॉअर, जिसने ड्रॉ करा, ड्रॉअर कौन है हमारे केस में, एक्स लिमिटेड, ठीक है। जिस पर ड्रॉ करा, जिस पर, उसको कहते हैं ड्रॉई। जिस पर ड्रॉ करा हमारे केस में कौन है, मुकेश। जिसको पैसे मिलेंगे वो होता है पेई, जिसको पैसे मिलेंगे। तो सर ये दोनों तो सेम होंगे ना, नहीं, हर केस में नहीं होता। कभी कभी एक्स लिमिटेड ये भी कह सकता है कि आफ्टर 3 मंथ्स 1.5 लाख टू वाई लिमिटेड, मेरे पैसे उसको पे कर देना, ठीक है। उस केस में ड्रॉअर तो एक्स लिमिटेड ही हुआ पर पेई हमारा वाई लिमिटेड हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, बोथ आर पॉसिबल। ड्रॉअर पेई भी हो सकता है एक्स लिमिटेड, और ड्रॉअर पेई नहीं भी हो सकता एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ड्रॉ कौन करता है, जिस बंदे को पैसे लेने हैं। अगर मुझे आपसे पैसे लेने तो मैं आपके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दूंगा, मैं कहलाऊंगा ड्रॉअर, आप कहलाओगे ड्रॉई। जिसको पैसे मिलेंगे वो कहलाता है पेई। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कौन कौन, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है एक हमारी प्रोमिसरी नोट, ठीक है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मुकेश खुद जाके कहता है प्रॉमिस टू पे 1.5 लाख रुपए टू एक्स लिमिटेड इन 3 मंथ्स, ठीक है। और मुकेश साइन करके ड्रॉअर को पकड़ा देता है। इसमें कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। एक्सेप्टेंस थोड़ी करेगा मुकेश, अब वो तो खुद ही बना रहा है ना प्रोमिसरी नोट। तो क्या लिखा, नो ड्रॉई, इसमें कोई ड्रॉई नहीं होता इन प्रोमिसरी नोट एज देयर इज नो एक्सेप्टेंस, ठीक है। उसको बस पकड़ा देता है, ठीक है। इस केस में मुकेश क्या हुआ, मेकर हुआ, पेयर हुआ और प्रोमिसर हुआ, तीनों चीज़ें। मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट ये है ना, पेयर
और प्रोमिसर, ठीक है। एक्स लिमिटेड क्या हुआ हमारा, पेई। तो इस केस में बस दो ही पार्टी होती हैं, एक होता है प्रोमिसर, ये तीनों तो एक चीज़ है ना, और दूसरा होता है पेई। एक जो प्रॉमिस कर रहा है और एक जिसको पैसे मिलेंगे, बस, ठीक है। इसमें कोई ड्रॉई नहीं होता, ड्रॉई नहीं होता, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो तुम समझ गए ना किसने बिल, फिर से बता रहा हूँ, गुड्स खरीदे थे मुकेश ने, तो पैसे मुकेश को देने हैं एक्स लिमिटेड को। तो एक्स लिमिटेड का नहीं रुक जाओ, अभी मत जाओ, मेरा एक प्रॉमिसरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं आपको एक इशू कर रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट कर कर फिर आप जा सकते हो, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने इशू करा, मुकेश ने एक्सेप्ट करा, पेई बताया एक्स लिमिटेड को ही, ठीक है। अब इसमें दो तीन कंसेप्ट आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब कि क्रेडिट पीरियड कितना है, 3 महीने लिखा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आती है कि अगर आपने 3 महीने के लिए बिल इशू करा है, तो क्या तीसरे महीने पहले दिन मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे पैसे लेने? नहीं, इसका एक अलग से लॉ है, वो बताता है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे निकाली जाएगी। कि डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब पैसे लेने का हक कब तुम्हारे पास आ जाएगा। राइट टू रिसीव द मनी, ठीक है। राइट टू रिसीव द मनी कब आएगा तुम्हारे पास? पहला कहता है कि 3 days हैज़ टू बी एडेड, 3 days हैज़ टू बी एडेड, मतलब कि जितना भी तुम्हारा क्रेडिट पीरियड है, जितना भी, उसमें 3 दिन ऐड कर दो, उसके बाद तुम्हारा वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। ऊपर वाला बिल मैंने काटा था लेट्स से 1 तारीख को, 1 जनवरी 2022 को, और बोला था 3 महीने बाद पैसे दे सकता है तू, मतलब 3 महीने तक तेरे को पैसे देने हैं। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब कि जब तुम्हारा राइट आ जाएगा तुम्हारे पास रिसीव करने का, वो आएगा कब? 1 जनवरी प्लस 3 महीने प्लस 3 दिन, गिनो। 1 जनवरी से कितना हुआ? 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और प्लस 3 दिन, तो 4 अप्रैल। समझ आई बात? सिंपल सा है, 3 दिन ऐड करने हैं तुमको। सेकंड, बिल डेट है हमारा 1 तारीख और पेबल आफ्टर 60 डेज। 60 डेज, क्या मैं इसको 2 months लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता मैं, डिफरेंस है 60 डेज और 2 months में डिफरेंस है। बताता हूँ क्या। 2 months, 60 डेज, 2 months बेसिकली कौन से वाले 2 months? क्या पता कि फरवरी और मार्च हो, है ना? क्या पता कि जुलाई और अगस्त हो, तो वो डिफर करेगा, ठीक है। तो क्या, अब मैंने बोला 60 डेज, 60 डेज, तो 1 जनवरी प्लस 60 डेज प्लस 3 दिन, 60 दिन अब तुम्हें गिनने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ आती है कि जिस दिन तुमने ट्रांजैक्शन करी है उसको करोगे एक्सक्लूड। अभी बताता हूँ। इंक्लूड करी है, जिस दिन तुमने पेमेंट करी है उसको करोगे इंक्लूड। मतलब क्या है सर? मैंने 1 तारीख को बिल काटा था, तो मैं 1 तारीख को इग्नोर करूँगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को मैं एक्सक्लूड करूँगा, और जिस दिन मुझे पेमेंट करनी है उस दिन को मैं इंक्लूड करूँगा। जैसे देखो 60 डेज गिनने, मैंने 1 तारीख को काटा, तो मेरे जनवरी के तो 30 ही दिन बचे ना, 31 दिन का जनवरी होता है, ठीक है। 1 तारीख को मैंने काट दिया और 1 को मेरे को एक्सक्लूड करना है, 1 को हटा दिया मैंने। जनवरी में कितने दिन बचे? 30 दिन बचे, फेब में 28 दिन बचे, ठीक है। ये कितने होगा टोटल? 58। अब मुझे 2 दिन और चाहिए, मार्च के 2 दिन हुए, 2 दिन हो गए, तो ये 60 आ गया। अब उसमें 3 दिन ऐड कर दो, 5 मार्च। फिर से बता देता हूँ एक बार, अगर डेट 1 जनवरी है और 60 दिन का, 60 डेज का तुम्हारा क्रेडिट पीरियड है, तो 60 डेज को तुम सीधा 2 महीने नहीं मान सकते। एक लेट्स से इसको 2 महीने होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 महीने होता, तो क्या आता आंसर? तो देख लेते हैं। 1 जनवरी 2022, ऐसे ही 1 फरवरी आता, फिर 1 मार्च आता, 1 मार्च प्लस 3 दिन, इसका आंसर 4 मार्च आएगा। अगर यहाँ 2 महीने होता तो 4 आता आंसर, पर मंथ नहीं है, डे है, इतने डे 60 डेज हैं,
तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सक्लूड कर दो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को, 1 तारीख को एक्सक्लूड कर दो और इंक्लूड कर दो डेट ऑफ पेमेंट को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जनवरी में क्यों, अगर 1 तारीख को मैंने ट्रांजैक्शन करी तो 1 को हटा दो, बाकी कितने दिन बचे 30, फरवरी में बचे 28। अब देखो मुझे 58 तो मेरे हो गए, अब मुझे 2 दिन और चाहिए मार्च के, तो 2 दिन मैंने यहाँ से ले लिए और 3 दिन मेरा ग्रेस पीरियड तो है ही। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैंने 14 जनवरी को बिल काटा 58 डेज़ के लिए, हो सकता है कितना भी हो सकता है, 58 डेज़ के लिए मैंने बोला कि इतने दिन का क्रेडिट पीरियड है, तो गिनते हैं 14 जनवरी 2022 बिल है, तो इसको करेंगे एक्सक्लूड। जनवरी फरवरी, जनवरी में कितने दिन बचे, टोटल डेज होते हैं 31, 14 डेज माइनस करो, कितने आए 17 दिन, 17 दिन गिन लो, उंगली पे गिनो। 14 को एक्सक्लूड करना है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 17 दिन। फरवरी के हो गए 28 दिन, ये टोटल कितना हुआ 45। मार्च के मुझे कितने चाहिए, अभी 58 बनाना है ना मुझे, 58 तो 5 13 दिन, ये हो गया 58, 13 मार्च तक मैं अभी खड़ा हूँ, 13 में मैं 3 दिन ऐड कर दूंगा, 16 मार्च। क्या समझे, 31 दिन का जनवरी होता है, 31 दिन का जनवरी होता है। ठीक है, 14 दिन मेरे वेस्ट हो चुके हैं, 14 दिन मैं एक्सक्लूड करूँगा ना, मतलब ये डेट तो मैं एक्सक्लूड करूँगा, तो 14 मैंने हटा दिया। अगर मैं इसको बोलता इंक्लूड करने को तो मैं यहाँ से 13 हटाता बस, समझे, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको एक्सक्लूड करना है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को एक्सक्लूड करना है। 17 दिन उंगली पे गिनो, स्टार्टिंग में उंगली पे गिनो, ऐसे मत करो, उंगली पे गिनो कि 14 के बाद कितने दिन बचे, 17 28 फरवरी के और 13 दिन मार्च के लेने के बाद मेरे 58 हो गए। ठीक है, उसके बाद 3 दिन 16 मार्च। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 28 अक्टूबर 2022 को 46 डेज़ का बिल कटता है, तो कैसा आता है, 28 को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, अक्टूबर के कितने दिन में 28 हटा दो, 29 30 31, 29 30 31, 3 दिन अक्टूबर के, अक्टूबर नवंबर के कितने 30 दिन, दिसंबर के कितने, ये कितने हो गए 33 हो गए टोटल, 3 + 33। अब मुझे कितने चाहिए, 13 दिन इसके चाहिए, 16 दिसंबर। ये 13 कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, अरे मैं ये देख रहा हूँ कि 46 में से 33 माइनस हो गए, क्योंकि मैं पूरा दिसंबर नहीं ले सकता ना, पूरा दिसंबर तो 31 हो जाए, 31 तक तो ज़्यादा दिन हो जाएंगे, तो ये 13 यहाँ से आया, 46 माइनस 33, 13 दिन प्लस उसमें 3 दिन ऐड कर दिए। ठीक है, सिंपल। अगला एग्जांपल है, अगर तुम्हारा जो डेट आ रही है वो एक पब्लिक हॉलीडे है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 26 जनवरी आ गया, ठीक है, तो उसमें उस केस 15 अगस्त आ गया, कुछ भी जो भी तुम्हारा बिल आया उसमें जब तुमने 3 महीने ऐड करे प्लस 3 दिन ऐड करे, तुमने कर लिया ही सब कुछ ऐड कर लिया, उसके बाद तुम्हारा एक पब्लिक हॉलीडे आ गया। ठीक है, तो प्रीसीडिंग मतलब पहले, इससे एक दिन पहले बिजनेस डे में संडे सैटरडे भी नहीं आता। ठीक है, ये दोनों नहीं आते। लेट्स से 26 तारीख मैंने कर दिया, तो मेरा 26 का क्या होगा 25 तारीख हो जाएगा, एक दिन पहले। मान लेते हैं 25 को संडे है, तो आंसर हो जाएगा 24 तारीख। ठीक है, कोई जगह सैटरडे को इंक्लूड करते हैं, कोई जगह सैटरडे को इंक्लूड नहीं करते। अगर लिखा होगा कि सैटरडे को नहीं करना तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये था तुम्हारा डेज ऑफ मैच्योरिटी, कैसे निकालते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। नेक्स्ट आता है हमारा बिल एट साइट और डिमांड। बिल एट साइट और डिमांड, इसमें कोई भी टाइम नहीं मेंशन होता, नो टाइम मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, नो टाइम मेंशनड। ठीक है, एनी टाइम पेबल, मतलब ये पेबल ऑन डिमांड होता है, उसमें कभी डेट नहीं लिखी हुई, बट वो कह देगा कभी भी तुम्हारा जो ड्रॉअर जो पेई पैसे मांग के तुमसे पैसे ले सकता है, तुमको उसी टाइम देने पड़ेंगे। तो इसमें कोई ग्रेस पीरियड की बात आती नहीं। ये नहीं कि तुमने मान लो आज पैसे मांग लिए तो अरे वो 3 दिन बाद दूंगा तेरे को मैं, नहीं,
जब तुमने पैसे मांग लिए पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, एक जनरल एंट्री देख लेते हैं कि कैसे कैसे दोनों की बुक्स में एंट्री होगी। एक आ गया एक साइड हमारा एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, एक आ गया इन ड्रॉई। ठीक है, तो जब मैंने गुड्स बेचे होंगे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने गुड्स बेचे नॉर्मल, अभी तक कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आया, तो मेरा क्या एंट्री करी, डेटर डेटर डेबिट क्योंकि पैसे नहीं मिले मुझे, टू आउटपुट जीएसटी क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है, और टू सेल्स। ठीक है, टू सेल्स। जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि जब ड्रॉई ने एक्सेप्ट करा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैंने अब बोला कि नहीं भाई पैसे तो अभी देने पड़ेंगे या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने बिल्स रिसीवेबल, मेरे लिए पैसा क्या है, मेरे लिए पैसा क्या है, बिल रिसीवेबल डेबिट करके डेटर मैंने ख़त्म कर दिया। एक बेसिकली मैंने इसको ख़त्म करके इसको क्रिएट कर दिया, तो मैंने क्या करा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू डेटर। जब उसने पेमेंट कर दी तो मैंने कैश बैंक डेबिट करके BR जो मेरा ये बिल्स रिसीवेबल मैंने क्लोज कर दिया। क्लियर, क्या करा मैंने, बिल्स रिसीवेबल डेबिट करा टू डेटर कर दिया, मैंने डेटर ख़त्म करके बिल्स रिसीवेबल अपना क्रिएट कर दिया। फिर जब उसने पैसे दे दिए तो मुझे अब ये ख़त्म करना है, अब मेरे को बिल्स रिसीवेबल थोड़ी है, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। सेम चीज़ देखते हैं ड्रॉई के अकाउंट में क्या हुआ। जब उसने गुड्स खरीदे हमसे, हमने बेचे थे उसने खरीदे थे, तो परचेज़ करा उसने और इनपुट जीएसटी क्योंकि ये उसका एक असेट है, इनपुट जीएसटी उसका एक असेट है, टू क्रेडिटर करा मैंने। ठीक है, क्योंकि इसको पैसे देने हैं। अब मैंने इसको बिल इशू कर दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसने बोला जी क्रेडिटर तो मैं ख़त्म कर दूंगा। अब जैसे मैंने डेटर ख़त्म कर दिया, इसने क्रेडिटर ख़त्म करके बिल्स पेबल, इसका क्या है, पेबल। ये ध्यान रखना, ये एंट्री ड्रॉअर के बुक्स में हो रही है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी बुक्स में क्या एंट्री हो रही है, और ये एंट्री ड्रॉई के बुक्स में हो रही है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। जब वो पेमेंट कर देगा तो बिल्स पेबल को मैं ख़त्म कर दूंगा और कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगा कि मेरे से पैसे चले गए। सिंपल। नेक्स्ट केस, एक चीज़ होती है डिस्काउंटिंग। ये क्या मतलब है इस चीज़ का, इतनी ट्रांजैक्शन तो हमने पढ़ ली कि गुड्स खरीदे थे 1.5 लाख के, मुकेश ने 3 महीने क्रेडिट पर, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग गुड था। ठीक है, बीच में क्या हुआ, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था 1.5 महीने में, लेट्स से 1.5वां महीना चल रहा था, इसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, क्या बोले, इसके पास जा सकता है क्या मुकेश के पास कि भाई पैसे दे दे तेरे को, मेरे पैसे नहीं, अब ये 3 महीने से पहले इससे पैसे नहीं मांग सकता, अभी 3 महीने से पहले इससे पैसे नहीं मांग सकता। ठीक है, तो ये क्या करता है यार, एक बैंक पे जाता है, बैंक के पास बोलता है सर ये मेरे पास बिल रिसीवेबल पड़ा है। ठीक है, मुकेश बंदा पे जो जिस पे मैंने इशू करा था वो पे करेगा, आप मुझे डिस्काउंट करके इसका पैसा दे दो। इसका मतलब वो 1.5 लाख रुपए का जो बिल्स रिसीवेबल है ना इसके पास, वो सबमिट कर देगा बैंक को। ठीक है, तो बैंक इसे 1.5 लाख रुपए दे देगा पूरे, तो वो तो हर बार फिर ऐसे ही करेगा, बिल इशू करेगा, बैंक से 1.5 लाख रुपए ले लेगा, बिल इशू करेगा दूसरी पार्टी को, फिर नहीं, बैंक इसको कुछ चार्जेस काट कर, कुछ जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस या बैंक चार्जेस काट के पैसे दे देगा। कितने भी हो सकते हैं, लेट्स से 10% है, 10% है 3 महीने का, अगर 10% है 3 महीने का, रेट चल रहा है आजकल 10% पर एनम, लेट्स से। ठीक है, तो 10% और मेरे को कितने महीने का बिल डिस्काउंट कराया मैं कितने महीने का बिल डिस्काउंट, 3 महीने का, तो 3 डिवाइड बाय 12। ये ध्यान रखना, क्या किया मैंने, 1.5 लाख रुपए का बिल था, 10% का रेट चल रहा है बैंक में, 3 महीने वाला बिल मैंने डिस्काउंट कराया, तो कितना हो गया ये, 15,000 का 15 डिवाइड बाय 4, 3750। तो बैंक मुझे 1.5 लाख में से 3750, 3,750 रुपये काट कर कितने रुपये दे देगा, 146,250। एक्स लिमिटेड के तो एक तरीके का लॉस है, उसको 3 पर उसको उसका जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसों की वो तो मेट हो गई ना, तो इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, फिर सुन लो, एक्स लिमिटेड को बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ये बैंक के पास गया, इसके पास जो BR था इसने इसको दे दिया बैंक को, अब इसके पास कोई राइट नहीं है पैसे लेने का। अब राइट किसके पास है, मुकेश ने तो किसी को पैसे दिए नहीं, क्योंकि तो मुकेश बच गया पैसे देने से, नहीं, अब बैंक जाएगा मुकेश के पास और कितने रुपये लेगा, 146।
बैंक इससे तो पूरे रुपए लेगा ना, इसको तो 1.5 लाख ही देने हैं, ये पूरे 1.5 लाख रुपए देगा। तो बैंक की इनकम हो गई 3,500 मीन 3750, ठीक है। मुकेश के जेब से तो 1.5 लाख ही जाने थे, वो बैंक को दे या एक्स लिमिटेड को दे, पर बैंक भी इसके बाद 3 महीने के बाद ही जा सकता है। सबकी सिचुएशन न्यूट्रल हो गई, बैंक को पैसे मिल गए, एक्स लिमिटेड को पैसे मिल गए, मुकेश ने पैसे दे दिए। अब देखते हैं एंट्रीज क्या होगी ड्रॉर की बुक में। ड्रॉर कौन था हमारा? एक्स लिमिटेड। ड्रॉई कौन है? हमारा मुकेश। जब मैंने बैंक के पास गया, जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो BR डिस्काउंट कराया फ्रॉम बैंक विद डिस्काउंटिंग चार्जेस 10% पर एनम, ठीक है। मेरे पास पैसे कितने आए? मेरे पास पैसे तो आए 146,250, 1.5 लाख तो नहीं आएंगे। मेरे को अगर अर्जेंटली पैसा चाहिए तो मेरे को उसका कॉस्ट पे करनी पड़ेगी ना। डिस्काउंटिंग चार्जेस मैंने कितने पे करे? 3750। कैसे निकला? 1.5 लाख का 10%। क्या मैं इसको सिर्फ 15,000 निकाल दूँ? नहीं, मेरा क्योंकि बैंक के पास सिर्फ 3 महीने बाद वो राइट आ जाएगा पैसे लेने का। अगर ये बिल 1 साल का होता तो मैं इसको 12/12 करता, 15,000 चार्जेस होता, पर मेरे को 3 महीने बाद ही राइट आ जाएगा बैंक के पास, तो ये बैंक बस 3 महीने का चार्ज करेगा, तो ये आएगा 3750। और अब क्योंकि मैं BR सबमिट कर चुका हूँ बैंक को, तो मेरे पास से BR कट जाएगा। अब मेरी और ड्रॉई, मतलब मेरी और मुकेश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरा और उसका खाता सेटल हो गया है। अब बैंक लेगा पैसे, अब नहीं देगा वो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जब मैं बैंक डिस्काउंट करा रहा था बैंक से जाकर, तो मेरी बुक, ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री होगी? अरे उसको क्या मतलब, मैं बैंक से जाके कुछ भी कराऊँ, उसको कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। सेकंड चीज़, जब अब बैंक आया डिमांड करने पैसे फ्रॉम पेई, बैंक तो पैसे लेगा ना 1.5 लाख, क्योंकि बैंक ने उसे तुम्हारे बेहस पे 146 दे दिए। अब 3750, 1.5 लाख रुपए जब बैंक लेने आया, तो इसने बैंक को 1.5 लाख रुपए पे कर दिए। जब इसने पे करे, तो इसने जो BP यहाँ पे खड़ा करा था, ये देखो बिल्स, अभी तो ये पेमेंट तो नहीं करी थी अभी, ठीक है। ये था ना, बिल्स पेपर खड़ा करा था, क्रेडिटर ख़त्म करके बिल्स पेपर खड़ा करा था। पेमेंट जब उसने करी अभी, तो बैंक BP टू कैश और बैंक कर दिया, 1.5 लाख पे कर दिया। इस केस में इसने कुछ एंट्री करी नहीं, क्योंकि पैसे इसको थोड़ी मिले हैं, ये पैसे इसको नहीं मिले हैं, ये बैंक पैसे मिले हैं बैंक को। तो इस केस में ड्रॉर कोई एंट्री नहीं करेगा, ड्रॉर का तो ख़त्म, वहाँ से ड्रॉर को जैसे ये पैसे मिले, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बैंक ने पैसे लिए इससे 1.5 लाख रुपए, ठीक है। इसको कहते हैं हम डिस्काउंटिंग। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसका क्या मतलब है? सेम सिचुएशन फिर से लेते हैं। एक्स लिमिटेड से मुकेश ने गुड्स खरीदे 1.5 लाख रुपए के 3 महीने के क्रेडिट पर, ठीक है। अब होता क्या है कि एक्स लिमिटेड जो है ना, वाई लिमिटेड से कपड़ा खरीदता है, टॉय बनाता है ना, ये कपड़ा खरीदता है। एक्स लिमिटेड ने कपड़ा खरीदा था वाई से, अब एक्स लिमिटेड ने खरीदा था 2 लाख रुपए का कपड़ा। जो मैंने इससे बिल लिया था ना, मुकेश से मैंने बिल लिया था ना, इससे BR लिया था ना 1.5 लाख रुपए का लिया था, मैंने इसको एंडोर्स कर दिया वाई लिमिटेड को कि यार मेरे को पैसे लेने हैं ना इससे 3 महीने बाद, तू ले लियो इससे पैसे, जा तू 1.5 लाख रुपए से ले लियो, क्योंकि मैंने अब एक्स को देने हैं और मुकेश ने मुझे देने हैं। मैंने वाई को देने हैं, वाई लिमिटेड को, और मुकेश ने मुझे देने हैं। तो मैंने कहा यार मैं तेरे को लेके दूंगा, तो एक काम कर, तो ये बिल BR पकड़, ठीक है, और मुकेश से सीधा पैसे ले लियो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एंडोर्स कर दिया। इस केस में एक्स लिमिटेड क्या हुआ, एंडोर्स करा ना, एंडोर्सर। वाई लिमिटेड क्या हुआ, एंडोर्सी, ठीक है। इस केस में एक एंट्री क्या होगी, जब मैंने बिल एंडोर्स करा, एंडोर्स कौन है ये, एक्स लिमिटेड, मैंने सीधा लिखा वाई लिमिटेड टू BR, मतलब मैंने क्या करा, एंडोर्सी टू BR। मतलब कि इसका कहने का क्या मतलब, मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, मैंने ये बोला यहाँ पे कि ये जो वाई लिमिटेड है ना, ये पहले मेरा क्रेडिटर था ना, जब मैंने इससे गुड्स खरीदे तो मेरा एक क्रेडिटर होगा ना। इससे पहले एंट्री क्या करी होगी, परचेज टू वाई लिमिटेड, ये करी होगी एंट्री, क्रेडिटर बनाया होगा। अब मैंने इसको डेबिट मार दिया, ख़त्म कर दिया, और इसको दे दिया BR, और मेरा BR भी ख़त्म हो गया। तो अब मुझे ना इसको कुछ लेना है मुकेश से, ना इसको कुछ देना है, ठीक है।
और एंडोर्सी कौन है, वाई लिमिटेड। इसने पहले की एंट्री क्या करी होगी, एक्स लिमिटेड टू सेल, इसका डेटर उठा मैं, मेरे को पैसे देने थे ना इसको, तो इसने क्या करा, बी आर इसे मिल गया और डेटर इसने ख़त्म कर दिया। सिंपल सिंपल। सोच लो एक बार, बी आर इंडोर्स में क्या करा मैंने, जब मैंने बिल इंडोर्स किया था तो मैंने इसका अपना क्रेडिटर ख़त्म करा ये, और बी आर अपना ख़त्म करा, दोनों चीज़ें मैंने डेटर और एसेट, डेटर और क्रेडिटर कम कर दिया। ठीक है, अब मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इन दोनों से, अब ये आप आपस में बात कर लेंगे। ठीक है, सेम चीज़, जब बी आर रिसीव हुआ वाई को, तो इसने क्या करा, मुझे तो ख़त्म कर दिया क्योंकि मेरा डेटर, मैं इसका डेटर था, और बी आर अपने पास रख लिया, बी आर आ गया इसके पास। अब जब वो पेमेंट कर देगा मुकेश, तो ये एंट्री क्या करेगा, बैंक कैश टू बी आर 1.5 लाख रुपए। सिंपल है बस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करके आना। चलो, तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।